नमस्कार, डेली 7 इंडिया में आप सबका स्वागत है। जैसा कि हम सबको पता है कि 2 दिन पहले भारत सरकार ने 59 चाइनीज़ ऐप को बैन कर दिया गया। आज हम उन्हीं के बारे में बात करने पहुंचे हैं बीजेपी के प्रदेश प्रवक्ता विजेंद्र नेहरा जी से। उनसे हम जानेंगे कि आगे हरियाणा सरकार की क्या नीति है, वो कैसे वो कार्य कर रही है। सर, अनलॉक 2 स्टार्ट है। लॉकडाउन में कई ऐसे परिवार थे जिनका रोजगार गया, उसमें हरियाणा सरकार अब क्या महत्वपूर्ण कदम उठा रही है? देखिए, कोरोना वैश्विक महामारी के दौरान माननीय मुख्यमंत्री मनोहर लाल जी के नेतृत्व में हरियाणा प्रदेश में बहुत अच्छा प्रयास किया है और पूरे देश के अंदर आज हरियाणा की सराहना हो रही है। एक तो कोरोना के जो पेशेंट है वो हमारे यहाँ बहुत कम है, उसको हमने स्थिति को कंट्रोल में किया है। दूसरा, जो गरीब किसान है, मजदूर है, रेहड़ी फड़ी वाले हैं, डेली खा के कमाने वाले हैं, उन सब लोगों के लिए जो व्यवस्था सरकार को करनी थी उसको बहुत अच्छी तरीके से माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में सरकार ने किया है। 16 लाख से अधिक गरीब परिवारों को भोजन पहुंचाया गया है, उनके खातों में पैसा डाला गया है। इसके साथ साथ पीएम किसान सम्मान निधि के तौर पर किसानों को जो पैसे देने की बात आती है, पूरे देश के अंदर 9 करोड़ से अधिक किसानों को 18,000 करोड़ से अधिक भारत सरकार ने दिया। उसमें हरियाणा प्रदेश के भी बहुत सारे ऐसे किसान हैं जिनको ये पैसा मिला है। इसके साथ साथ श्रमयोगी मानधन योजना के माध्यम से 3,000 रुपये की पेंशन जो 60 साल की उम्र के बाद किसानों को मिलनी शुरू हुई है, इसकी एक व्यवस्था की है। इसके साथ साथ चाहे गरीबों के अकाउंट में पैसे डालने की, जनधन खातों के अंदर पैसे डालने की बात हो, चाहे गरीब लोगों के लिए हम अन्य व्यवस्था करने की बात हो, माननीय मुख्यमंत्री जी ने पूरा प्रयास किया है कि किसी भी तरह की कोई भी दिक्कत किसी भी गरीब व्यक्ति को ना हो। यहाँ तक कि 5,000 बस और 100 से अधिक ट्रेन करके हमने हरियाणा से जो मजदूर अपने गृह राज्य जाना चाहते थे उनको उनके गृह राज्य मुफ्त में पहुंचाया है। उनसे कोई शुल्क नहीं लिया, उनके भोजन की व्यवस्था की है, उनके टेस्टिंग की व्यवस्था की है, उनके रहने की व्यवस्था की है। और जैसे ही लॉकडाउन की घोषणा हुई, माननीय मुख्यमंत्री जी ने पूरे हरियाणा प्रदेश के अंदर शासन प्रशासन को निर्देश दिए कि गरीब व्यक्तियों के लिए रहने की, खाने की, उनके कोरोना टेस्टिंग की, उनके चिकित्सा की सब व्यवस्था की जाए। तो हरियाणा के अंदर स्थिति पूरी तरह से कंट्रोल में रही। हरियाणा सरकार को आज केंद्र सरकार से भी तारीफ मिली है कि हमने बहुत अच्छी तरीके से स्थिति को कंट्रोल में रखा है। सर, जो आज के टाइम में महंगाई बढ़ रही है, चाहे वो पेट्रोल डीजल के दाम पे हो, इसमें कांग्रेस सरकार का ये कहना है, कांग्रेस पार्टी का, कि उनके टाइम में इतने दाम नहीं बढ़े जितने अब बीजेपी की सरकार में बढ़ रहे हैं। देखिए, कांग्रेस को ये सवाल करने से पहले जो कांग्रेस के राज्य हैं, चाहे वो राजस्थान है, पंजाब है, महाराष्ट्र है, वहाँ पे सबसे ज़्यादा टैक्स लिया जा रहा है डीजल पेट्रोल के ऊपर, तो उसको कम करके दिखाना चाहिए, एक एग्जाम्पल सेट करना चाहिए। दूसरा, जहाँ तक देखिए, कल आपने देखा होगा कि केंद्रीय कैबिनेट ने मंजूरी दी है लगभग 40,000 करोड़ का जो MiG-29 विमान है, लड़ाकू विमान है, और अन्य तरह की जो सामग्री है उसकी प्रधानमंत्री जी ने परमिशन दी है। तो ये देश के लिए जब हम संसाधन सेना को मजबूत कर रहे हैं, आज प्रधानमंत्री जी लेह में पहुंचे हुए हैं, कोई ऐसा प्रधानमंत्री इससे पहले नहीं हुआ कि सैनिकों का हौसला बढ़ाने के लिए इतना कठिन जगह है, वहाँ पे ऑक्सीजन की भी कमी रहती है। माननीय प्रधानमंत्री जी स्वयं वहाँ पर जाकर के हालात का जायजा ले रहे हैं और जवानों को हौसला बढ़ा रहे हैं। तो देश के अंदर सब चीज़ करने के लिए देखिए 20 लाख करोड़ रुपए का पैकेज माननीय प्रधानमंत्री जी ने घोषणा की थी, वो पैसा कहाँ से आएगा? तो ये, और जबकि मैं आपको बताऊं, पेट्रोल डीजल से मात्र 17 रुपये के आसपास केंद्र सरकार को मिलता है। ये राज्य सरकारें असली मुनाफा कमा रही है। तो राज्य सरकारों को चाहिए, कांग्रेस को चाहिए कि अपने यहाँ कम करे, उसको दिखाए एग्जाम्पल करके। दूसरा, अभी जो प्रधानमंत्री जी ने घोषणा की है, आपने कल परसों देखा होगा कि देश के जो 80 करोड़ गरीब परिवार हैं उनको 90,000 करोड़ रुपये अतिरिक्त खर्च करके उनके खाने की व्यवस्था को लगातार 9 महीने तक किसी को निःशुल्क रूप से भोजन उपलब्ध करवाना, ये अपने आप में एक बहुत बड़ी बात है। ये भारतीय जनता पार्टी और माननीय नरेंद्र मोदी जी कर सकते हैं। आज माननीय प्रधानमंत्री जी गलवान घाटी में पहुंचे हुए हैं, तो आगे क्या रणनीति रहेगी सरकार की? देखिए, मोदी जी और भारतीय जनता पार्टी का बड़ा स्पष्ट मानना है कि वो कहते हैं कि ना हम किसी से डरेंगे और ना किसी को हम डराएंगे, ना आंख झुकाएंगे और ना किसी से हम डरेंगे। तो मोदी जी का सीधा सिद्धांत है, चीन जिस भाषा में समझेगा उसको समझाएंगे। हम भारत शांति प्रिय देश है, हम लोग शांति चाहते हैं, हम युद्ध नहीं चाहते। लेकिन अगर कोई हमारी धरती माता पे कब्जा करने की कोशिश करेगा, हमारे सैनिकों को हताहत करेगा, तो उनको उनका जवाब दिया जाएगा। और जिस तरह से 59 जो चीनी ऐप्स को बंद किया है, कल नितिन गडकरी जी ने घोषणा की है कि सड़क के जितने भी हमारे यहाँ प्रोजेक्ट हैं उन सब में चीनी कंपनियां भाग नहीं लेंगी। पूरे देश के अंदर चीनी सामान का विरोध हो रहा है, तो चीन की कमर तोड़ने का काम ये मोदी सरकार करेगी। और अगर उन्होंने दुस्साहस किया तो हमारी वहाँ पे जो लड़ाकू बटालियन है लेह में, वो तैनात हो चुकी हैं। हम हर स्थिति के लिए तैयार हैं। भारत सरकार ने 2 दिन पहले चीनी ऐप्स को बैन कर दिया गया, पर कुछ युवाओं का मानना है कि उनके लिए एक प्लेटफॉर्म था टिकटॉक, जो उनसे छीन लिया गया। देखिए, टिकटॉक के अलावा और भी बहुत सोशल मीडिया पे प्लेटफॉर्म है जिसके माध्यम से युवा
जो भी अपनी गतिविधि करना चाहें वो कर सकते हैं। चिंगारी करके भारतीय जो एक ऐप है उस पर देखो कितने यूज़र उसके एक साथ डाउनलोड कितना पूरे देश के अंदर हुआ है। तो ऐसी बात नहीं है, बहुत कम मात्रा में कोई इक्का दुक्का लोग ऐसे होंगे, लेकिन ज़्यादातर लोग भारत सरकार के और अपनी सेना के अपने देश के साथ हैं। सब लोगों ने इस फैसले का स्वागत किया है। माननीय प्रधानमंत्री जी का बहुत बड़ा बहुत ऐतिहासिक फैसला है और इस फैसले से इतना नुकसान चीन को हुआ है कि चीन का विदेश मंत्रालय अधिकृत रूप से बयान देकर ये कहता है कि भारत के इस फैसले से हमें बहुत चिंता है, हम बहुत परेशान हैं और इसका हम आगे इंटरनेशनल लेवल पे इस बात को उठाएंगे। आम जनता का कहना ये है कि अगर सरकार ही चीनी सामान को बैन कर देगी तो आम जनता खरीद ही नहीं पाएगी। देखिए, चीनी सामान का वैसे भी आप क्वालिटी वाइज अगर देखें तो कितनी अच्छी क्वालिटी उसकी है, ये सब लोग जानते हैं। चीनी सामान की बहुत गलत बहुत गंदी क्वालिटी होती है और इससे देखिए माननीय मोदी जी ने जैसे आह्वान किया है कि लोकल को वोकल बनाना है, हमें अपने जो लोकल प्रोडक्ट है उसको बढ़ावा देना है। क्योंकि जब लॉकडाउन था तो उस समय चीनी माल हमारे काम नहीं आया, हमारे पड़ोस में जो किराने की दुकानदार है हमारे वही काम आया, हमें वहीं से डेली यूज़ का सामान मिला। तो हम अपने लोकल आदमी को अपने लोकल प्रोडक्ट को बढ़ावा दें, जो चीनी सामान है उसका हम बहिष्कार करें। मैंने स्वयं ने भी ये संकल्प किया है कि कोई भी चीनी सामान का हम लोग यूज़ नहीं करेंगे, उसका पूरी तरह से बहिष्कार करेंगे और जो अपना लोकल सामान है, अपना लोकल प्रोडक्ट है उसको हम बढ़ाएंगे। सरकार इसमें पूरा मदद कर रही है, केंद्र सरकार मदद कर रही है, भारत सरकार मदद कर रही है। देश और प्रदेश के अंदर बहुत अच्छी तरीके से सब चीज़ों को मैनेज किया जा रहा है। एक हरियाणा में अध्यक्ष को लेके काफ़ी चर्चा चल रही है कि कौन अध्यक्ष बना है, जिनमें कृष्णपाल गुर्जर जी का नाम भी आ गया है। तो इस बारे में आप किसके समर्थन कर रहे हैं? देखिए, मैं तो पार्टी का अधिकृत बात कर रखने वाला व्यक्ति हूं, तो इसलिए मुझे इस चीज़ के लिए कोई अधिकृत नहीं किया पार्टी ने कि मैं किसका नाम लूं। पार्टी जिसको भी तय करेगी वो भारतीय जनता पार्टी का नेता होगा, वरिष्ठ नेता होगा, उसके साथ मिलकर के हम लोग काम करेंगे। पार्टी संगठन को मजबूत करने के लिए हरियाणा प्रदेश के अंदर प्रदेश अध्यक्ष की जिम्मेदारी किसी को भी मिलो, ये तो अब तो शीर्ष नेतृत्व को तय करना है। हरियाणा के अंदर सारी रायशुमारी हो चुकी है, मंडलों के हमारे अध्यक्ष नियुक्त हो चुके हैं पूरे हरियाणा प्रदेश के अंदर, जिलाध्यक्षों के लिए रायशुमारी हो चुकी है और प्रदेश अध्यक्ष के लिए भी हमारे सेंट्रल लेवल के जो नेता हैं उन सबसे रायशुमारी हो चुकी है। ये पूरा का पूरा अधिकार अब केंद्र सरकार के पास है। हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय जेपी नड्डा जी, हमारे राष्ट्रीय महामंत्री बीएल संतोष जी, हमारे जो प्रभारी हैं हरियाणा प्रदेश के डॉक्टर अनिल जैन जी और माननीय अमित शाह जी, माननीय मोदी जी, जो हमारा शीर्ष नेतृत्व है वो तय करेगा कि भारतीय जनता पार्टी का हरियाणा प्रदेश के अध्यक्ष कि वो किसको मौका देते हैं। माननीय बराला जी को दोबारा से बनाते हैं या किसी और को बनाते हैं, ये सारा अधिकार केंद्र सरकार का है, इस पर हमारा टिप्पणी करना नहीं बनता। 2 दिन पहले सोनीपत के गोहाना में एक घटना हुई थी जहां 2 पुलिस वालों को रात्रि के समय मार दिया गया और कल रात यूपी में एक घटना हुई है जहां 8 पुलिस वाले शहीद हो गए और 15 से ज़्यादा जख्मी हैं। तो जब पुलिस वाले सुरक्षित नहीं है तो आम जनता कैसे? देखिए, जहाँ तक हरियाणा प्रदेश की बात है, मेरी जानकारी में है कि उनको शायद अरेस्ट कर लिया गया है। जिन लोगों ने ये घटना की थी वो गिरफ्तार हो चुके हैं, उनको कड़ी सज़ा मिलेगी और कानून उस पर अपना काम करेगा। ये माननीय मनोहर लाल जी के नेतृत्व में हरियाणा प्रदेश के अंदर अब बदमाशों का पूरी तरह से सफाया हो रहा है। और जहाँ तक आपने यूपी की बात की है, देखिए मायावती जी का जब राज था, अखिलेश यादव जी का जब राज था, जब गठबंधन में कांग्रेस पार्टी वहाँ सरकार चलाती थी, तो बदमाशों के हौसले इतने बुलंद थे कि वो थाने के अंदर जाके पुलिस वालों को मारते थे, उनकी पिटाई करते थे और सरेआम गुंडागर्दी करते थे। कोई उनके सामने गवाही देने के लिए भी नहीं आता था। लेकिन आज योगी जी ने जो अभियान चलाया है, बदमाशों को ढूंढ ढूंढ के जो गलत काम कर रहे हैं, जो अपराधी हैं, उनका इनकाउंटर करना, उनको सजा देना, उनको पकड़ना, उनको जेलों में डालना, इससे जितने भी जो अपराधी हैं यूपी के, उनको बौखलाहट है उनके अंदर, वो घबराए हुए हैं, इसलिए वो इस तरह के गलत कदम उठा रहे हैं। लेकिन जिन्होंने भी ये काम किया उनको छोड़ा नहीं जाएगा, उनको बख्शा नहीं जाएगा और उनको भी वहीं पहुँचाया जाएगा जहाँ उनकी उचित जगह है। थोड़े दिन पहले एक हाई कोर्ट ने पेरेंट्स को झटका दिया है कि स्कूल वालों के फेवर में उन्होंने एक फैसला दिया है कि वो स्कूल फीस के साथ साथ मंथली फीस के साथ एनुअल फीस भी ले सकते हैं और दूसरे चार्जेस भी ले सकते हैं। इसमें हरियाणा सरकार अब क्या करेगी? देखिए, हरियाणा सरकार ने तो अपनी तरफ से पेरेंट्स को राहत देते हुए स्कूलों को निर्देश दिया था। हमारा जो शिक्षा मंत्रालय है उन्होंने कि भाई सिर्फ और सिर्फ ट्यूशन फीस स्कूल ले सकते हैं अध्यापकों से। उसके अंदर जो हमारे वो हैं पेरेंट्स हैं, उनसे सिर्फ और सिर्फ ट्यूशन फीस आप ले सकते हैं। उसमें कंप्यूटर का जो चार्ज है, ट्रांसपोर्ट की जो फीस है, एनुअल जो फीस है, ये कुछ भी नहीं ले सकते। लेकिन सरकार के निर्णय को बदलते हुए अगर हाई कोर्ट ने कोई निर्णय लिया है तो हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट तो सर्वोच्च है, उसके निर्णय पर टिप्पणी हम लोग नहीं कर सकते। 1983 पीटीआई टीचर हटाए गए हैं जो आज धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, पर हमने देखा है बीजेपी सरकार का कोई भी वहाँ पे ना उनकी बात सुनने गया है।
देखिए, आपको शायद इस विषय के बारे में कितना जानकारी है मुझे नहीं पता, लेकिन पीटीआई शिक्षकों के बारे में मुझे पूरी जानकारी है। इसमें भारतीय जनता पार्टी की कोई गलती नहीं है। हम जो आपके दर्शक हैं उनको भी बताना चाहेंगे कि जो 1983 पीटीआई शिक्षक हैं, इसके लिए कांग्रेस दोषी है, कांग्रेस जिम्मेदार है। 2006 में कांग्रेस पार्टी ने विज्ञापन निकाला, हुड्डा सरकार ने 2010 के अंदर उनको नियुक्त कर दिया। और नियुक्त कैसे किया? 2 बार उन्होंने टेस्ट लिया, धांधली होगी टेस्ट में, पेपर लीक हो गया, दोनों बार टेस्ट को रद्द करना पड़ा। उसके बाद में 2010 में बिना किसी इंटरव्यू के, ओनली इंटरव्यू के बेस पे, बिना किसी टेस्ट के, कोई टेस्ट उन्होंने नहीं लिया, इंटरव्यू के बेस पे उन्होंने भर्ती कर दिया। इंटरव्यू में भी क्या नियमों की धज्जियां उड़ाई गई, जितने नंबर इंटरव्यू में देने थे उससे ज़्यादा नंबर कैंडिडेट को दिए हुए हैं। अब उसके बाद में कुछ जो योग्य जो उसके अंदर जो थे वो लोग हाई कोर्ट में गए, हरियाणा हाई कोर्ट में। हरियाणा हाई कोर्ट ने 2012 में इस भर्ती को रद्द कर दिया। अगर हुड्डा जी वास्तव में ईमानदारी से कुछ काम करना चाहते, गलती सुधारना चाहते, तो 2012 में जब हाई कोर्ट ने भर्ती रद्द की थी उस समय नए सिरे से भर्ती निकाल के भर्ती कर देते। लेकिन उन्होंने क्या किया, कपिल सिब्बल जो कांग्रेस के बड़े नेता हैं उनको वकील बना दिया और सुप्रीम कोर्ट में ये मामला वो लेके चले गए। सुप्रीम कोर्ट में पीटीआई टीचरों का शोषण करते हुए कपिल सिब्बल ने 50-50 हज़ार रुपये, जो पीटीआई शिक्षकों का कहना है, जो मेरे पास आके मुझे मिले थे, उनसे पैसे की उगाही की। और कपिल सिब्बल ने कांग्रेस नेताओं को सेव करते हुए, उस समय एसएससी के चेयरमैन को सेव करते हुए, उनको पीटीआई शिक्षकों को बेचारों का उनका जीवन बर्बाद कर दिया। अब सुप्रीम कोर्ट ने उनको हटाया है। सुप्रीम कोर्ट ने हरियाणा सरकार को बोला है कि इनको हटा के 5 महीने के अंदर दोबारा से भर्ती करिए। और उसके बाद में हरियाणा सरकार ने नई भर्ती प्रक्रिया शुरू की है उसके अंदर। लेकिन हरियाणा सरकार ने फिर भी 20,800 लोगों ने जो उस समय जिन्होंने अप्लाई किया था, उन्हीं लोगों से अब एप्लीकेशन फॉर्म मांगे और अब टेस्ट के बेस पे भर्ती होगी। अब जहां तक बात है कांग्रेस सरकार की, अभी आपने देखा होगा एसएससी के जो उस समय चेयरमैन थे उनके खिलाफ मुकदमा दर्ज हो चुका है। ये हुड्डा जी पे तो बहुत सारे केस चले हुए हैं। कांग्रेस के हुड्डा जी और उस समय के चेयरमैन, ये सब लोग इसके लिए दोषी हैं। इन्होंने 1983 ही नहीं, उसके साथ और भी, क्योंकि एक परिवार के साथ 5-5, 10-10 लोग जुड़े हुए हैं, इनका जीवन बर्बाद कर दिया। तो पीटीआई शिक्षकों का जीवन बर्बाद करने के लिए पूरी तरह से कांग्रेस पार्टी दोषी है। इनको माफ़ी मांगनी चाहिए, इनको गलती मांगनी चाहिए उन लोगों से, और इन सब पे मुकदमा दर्ज होगा, इन सब पे कार्रवाई होगी। फरीदाबाद में भी हालात बिगड़ते जा रहे हैं, हम देख रहे हैं क्राइम रेट बढ़ता जा रहा है, इसके बारे में आपका क्या कहना है? देखिए, फरीदाबाद के अंदर आप देखिए कि नॉर्मल पहले से अगर हम तुलना करें तो निश्चित रूप से उसमें ग्राफ में कमी आई है, पहले से बढ़ा नहीं है। लेकिन अब पिछले दौरान कुछ ज़रूर इस तरह की घटना आई है, उस पर अपना शासन प्रशासन अच्छी तरह से काम कर रहा है। और अभी नए हमारे जो है सीपी साहब आए हैं, उम्मीद करते हैं कि वो और भी जो स्थिति है उसको कंट्रोल में करेंगे, क्योंकि पीछे लॉकडाउन था, लोगों की जॉब चली गई है, लोग बेरोजगार हैं। तो इस नाते हमारा ये फ़र्ज़ बनता है कि लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा जॉब प्रोवाइड करें, उनके सेफ्टी और सिक्योरिटी का ध्यान रखें। कानून व्यवस्था फरीदाबाद के अंदर फिर भी हम बाकी तुलना में देखें तो बहुत ठीक है। थोड़े दिन पहले माननीय मुख्यमंत्री जी ने एक ऐलान किया था कि जो लोग बाहर नौकरी करते हैं उनको दिक्कत ना आए, इसके लिए हम सीमा पर 50,000 घर बनवाएंगे। देखिए, पूरे हरियाणा प्रदेश के अंदर 50,000 मकान बनाने की घोषणा माननीय मुख्यमंत्री जी ने की थी। उसके अंदर देखिए 2-3 कारण हैं, क्योंकि जो मजदूर हैं जो बाहर से आते हैं, हमने 1,500 रुपये उनको बस का किराया भी देने की बात की है। जो बाहर से मजदूर आके हमारे हरियाणा में काम करते हैं उनको 1,500 रुपये अपनी बस का किराया हम देंगे। दूसरा, माननीय मुख्यमंत्री जी ने और माननीय दुष्यंत चौटाला जी ने घोषणा और भी की है कि जो हमारे यहाँ HSIDC डिपार्टमेंट जो औद्योगिक जो इंडस्ट्री लगाता है, IMT जो डेवलप करता है, उसके अंदर जो इंडस्ट्री लगती है उसमें 10% जो एरिया है वो रेजिडेंशियल एरिया के लिए वो FAR कर सकेंगे उसके अंदर। तो 10% एरिया में वो मकान वगैरह बना के, या सरकार भी मकान बना के देगी, उसमें भी आप ले सकते हैं, उसको बैकआउट भी सरकार को कर सकते हैं। वहाँ अपने मजदूरों को रखिए, उनके रहने खाने की व्यवस्था मजदूर कंपनी के अंदर करिए। दूसरा, 50,000 मकान बनाने का मतलब यही है कि जो मजदूर बाहर से आए उनको सस्ते रेट पर मकान मिल जाए, किराए पे मिले या वो खरीद कर लें, जिससे कि ज़्यादा से ज़्यादा मजदूर हरियाणा प्रदेश के अंदर काम करें। क्योंकि हरियाणा प्रदेश के अंदर लगभग 40 लाख मजदूर आज काम करता है। 40 लाख मजदूर की चिंता करना हरियाणा सरकार का काम है, और वो भली भांति उस काम को कर रहे हैं। हमारा हरियाणा जो है वो इंडस्ट्रियल एरिया है पूरा का पूरा, और खासतौर पर फरीदाबाद, गुड़गांवा और सोनीपत, पानीपत, यहाँ पर इंडस्ट्री बहुत ज़्यादा है। तो उसकी चिंता करने के लिए माननीय मुख्यमंत्री जी कदम उठा रहे हैं। फरीदाबाद के अंदर JCB कंपनीज हैं और कंपनीज हैं जिन्होंने अपने वर्कर्स को हटा दिया गया है, लॉकडाउन था, क्या ऐसी स्थिति में उनका ये फैसला उचित था? देखिए, JCB की जहाँ तक बात है, JCB के जो वहाँ पे देखते हैं सारी व्यवस्था, उन लोगों ने बीच में स्टेटमेंट भी दी है
कि उनके यहाँ अगर मान लीजिए एक दिन के अंदर अगर 100 उनके यहाँ जेसीबी बनने का काम होता है, तो लॉकडाउन की वजह से क्योंकि ऑर्डर कम मिल रहे हैं, थोड़ा सा काम पे फर्क पड़ा है, तो वो घट के 20 या 25 तक रह गया है। तो उनके यहाँ उस तरह की जरूरत नहीं है। अब जरूरत नहीं है तो वो लोग कहाँ से उनको सैलरी दे पाएंगे, उनकी भी एक अपनी मजबूरी है। लेकिन फिर भी सरकार ने इसमें संज्ञान लिया है। माननीय मुख्यमंत्री जी इस पूरे विषय को देख रहे हैं, और कई लोग जो अफवाह उड़ा रहे हैं कि जेसीबी यहाँ जा रही है वहाँ जा रही है, जेसीबी फरीदाबाद में रहेगी, जेसीबी यहीं काम करेगी, सरकार का उसका पूरा सपोर्ट है। और जो लोगों को निकाला भी अगर है तो आज काम कम है, काम थोड़ा दिन में जब बढ़ेगा तो उनको वापस रख लिया जाएगा, रोजगार की कोई दिक्कत आने नहीं दी जाएगी। हमारे यहाँ तो वैसे भी सक्षम युवा योजना के नाम से माननीय मुख्यमंत्री जी ने जो योजना चलाई है उसके माध्यम से हजारों युवाओं, बेरोजगार युवाओं को रोजगार मिला है। और सरकारी नौकरी देने का काम सबसे पहले 5 साल में मनोहर लाल जी ने किया है। प्राइवेट सरकारी नौकरी अगर हम मिला के बात करें तो लगभग 6 लाख रोजगार पिछले 5 साल में हमने दिया है। 1 लाख तो सरकारी नौकरी देने का काम किया है। और अब दूसरे जो पार्ट हमारा 2 शुरू हुआ है, इसके अंदर भी अब देखिए, अब तेजी से रोजगार देने का काम करेंगे। 75% स्थानीय युवाओं को रोजगार देने का कानून जल्दी ही ये सरकार लेके आने वाली है, हरियाणा सरकार। इसमें क्या होगा कि जो भी इंडस्ट्रियलिस्ट है, जो इंडस्ट्री लगा रहा है, वो अपने एरिया के लोगों को, लोकल को कम रखता था, बाहर के लोगों को ज़्यादा रखता था। तो हमारे हरियाणा में एक बेरोजगारी का ये भी बहुत बड़ा कारण था। तो अभी सरकार ने निर्णय लिया है कि जो इंडस्ट्रियलिस्ट है उसके लिए जरूरी होगा कि वो 75% स्थानीय युवाओं को योग्यता के आधार पर अपनी कंपनी में काम पर रखे। प्रधानमंत्री जी ने एक योजना स्टार्ट की थी, आवास योजना। उसके तहत अभी तक हरियाणा में कितने लोगों को घर मिल चुकी है? देखिए, प्रधानमंत्री जन आवास योजना है और अब 2022 तक हर व्यक्ति को अपना मकान मिल जाए। माननीय प्रधानमंत्री जी ने एक योजना ऐसी बनाई है। हरियाणा सरकार ने हाउसिंग फॉर ऑल करके एक अलग से डिपार्टमेंट बना दिया है जो सबके घरों की चिंता कर रहा है। अभी माननीय मुख्यमंत्री जी ने चंडीगढ़ में उसकी बैठक भी ली है। मैं अगर अपने फरीदाबाद जिले की आपको बताऊं तो फरीदाबाद जिले के अंदर ही हजारों की संख्या में जो अफोर्डेबल हाउसिंग आ रही है, जिसमें 2 BHK 3 BHK बहुत सस्ते रेट पे एक आम जनता को देने का काम सरकार कर रही है। सस्ते सस्ते प्लॉट जो दीनदयाल योजना के तहत या प्रधानमंत्री जन आवास योजना के तहत, और सेंट्रल गवर्नमेंट सबसे बड़ी बात है, 2.5-3 लाख रुपए की सब्सिडी एक मकान जो 20 लाख रुपए का एक 2 BHK अगर हम बात करें मिलता है मोटा मोटी, तो उसके अंदर 2.5 लाख रुपए तक की सब्सिडी सेंट्रल गवर्नमेंट देने का काम करती है। तो हरियाणा सरकार गरीब लोगों को मकान देने के लिए, एक आम आदमी को मकान देने के लिए बहुत तेजी से इस दिशा में काम कर रही है। माननीय प्रधानमंत्री जी का जो सपना है कि 2022 तक हर व्यक्ति के पास अपना मकान हो, इस लक्ष्य को हम जरूर पूरा करेंगे। अनलॉक 2 स्टार्ट हो रखा है। भारत सरकार का ये कहना आत्मनिर्भर बनो, कि अपनी याद में अपनी सुरक्षा है। तो आप दर्शकों से क्या अपील करना चाहो? देखिए, दर्शकों से यही अपील है कि माननीय प्रधानमंत्री जी ने जैसे सबसे अपील की है कि हम लोकल को वोकल बने, अपने लोकल के लिए हम काम करें, उसकी ज़रूरतों को पूरा करें। तो इन्हीं सब चीज़ों पे ध्यान देते हुए हमारे जो लोकल हैं, हमारे अपने देश की जो है मेड इन इंडिया जो स्वदेशी है, उसका पालन करते हुए हम अपनी चीज़ों पे तवज्जो दें, हम विदेशी चीज़ों का बहिष्कार करें। खासतौर पे चीन का हमें पूरी तरह से बहिष्कार करना है।